नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अनुच्छेदों पर हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन जो हम लोगों का बेहतरीन होने वाली है, इसके अंतर्गत हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के लिए हम लोगों का मोटिवेशनल थॉट की अगर बात करें तो कहता है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है कोई अवतार नहीं। पहले गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि दोस्तों जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। इसी के साथ हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन होगा हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन, जो कि इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ में, और इसके अंतर्गत हम लोग जो एग्जाम में पूछा गया उस अनुच्छेद पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सेशन को शुरुआत करने से पहले हम लोग जानते हैं कि भाग संख्या 1। इससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानना है कि भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। संविधान का पिता या संविधान का जनक, संविधान का पिता या जनक के नाम से हम लोग जानते हैं किसे? अम्बेडकर जी को। हम लोगों के संविधान में यदि भाग की बात किया जाए तो कुल भाग की संख्या 22 है। संख्या में अगर देखा जाए तो कुल 22 है, जबकि अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद हम लोगों के संविधान में 395 है। लेकिन यदि टोटल अनुच्छेद को मिला दिया जाए, क ख को भी मिला दिया जाए, तो 465 से भी अधिक अनुच्छेद की संख्या हो जाएगी। लेकिन संख्या में आज भी क्या है? 395 है। तो एक एक करके हम लोग बेहतरीन सेशन को ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और एक एक चीजों को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है भाग 1। इसके अंतर्गत कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। संघ एवं इसके अंतर्गत चर्चा किया गया है राज्य क्षेत्र की। इसके अंतर्गत चर्चा है किसकी? संघ एवं राज्य क्षेत्र की। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक की चर्चा किया गया है। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा किया गया है। सबसे पहला में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1। दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इसके अंतर्गत हम लोगों के भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य और प्लस में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 में हम लोगों का अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है, और इसके अंतर्गत वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। जबकि अनुच्छेद संख्या 2 में कहता है कि भारतीय सीमा में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में कहता है भारतीय सीमा में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 2 में। जबकि तीसरा में कहा गया है, तीसरा अनुच्छेद में कहा गया है कि जो नए राज्य हम लोगों के देश में शामिल किया गया है या पहले से जो राज्य उपस्थित है उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि नाम में परिवर्तन, इसके साथ साथ में उसके क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या किसमें? 3 में। दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 में जो चर्चा किया जाएगा वह अनुच्छेद 4 के अंतर्गत समझा जाएगा, लेकिन इसमें संसद के परामर्श पर यह कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से भाग संख्या 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। इसके साथ साथ में इसके अंतर्गत चर्चा है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा में कहता है नए राज्यों का प्रवेश, जबकि तीसरा में कहता है नए राज्यों के नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन। इसके साथ साथ में क्षेत्र में परिवर्तन की चर्चा किया गया है। इन सारे प्रावधानों की चर्चा किया गया है दोस्तों भाग संख्या 1 में। चलते हैं अगला, भाग संख्या 2। इसके अंतर्गत चर्चा किया गया है नागरिकता की। भाग संख्या 2 में चर्चा किया गया है नागरिकता की। और अनुच्छेद की यदि बात किया जाए तो अनुच्छेद संख्या हम लोगों का 5 से लेकर के अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है, जिसकी प्रावधान की चर्चा है हम लोगों के भाग संख्या 2 में। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोगों का अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 14।
इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में आने की संभावना है। वैसे अनुच्छेदों को शामिल किया गया है जो कि आज तक एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता। दोस्तों, कानून के सामने सब एक जैसे हैं। विधि के समक्ष समानता की बात किया गया है, विधि के समक्ष समानता की बात किया गया, और यह प्रावधान हम लोगों के देश में लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन पूछेगा कि विधि के समक्ष समानता की चर्चा किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जबकि विधि का समान संरक्षण, जबकि कानून का समान संरक्षण की यदि बात किया जाए तो दोस्तों हम लोगों का यह प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। यह प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला अनुच्छेद में हम लोग चलते हैं। अगला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद संख्या 16। अनुच्छेद 16 में कहता है कि भारत के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के साथ में हम लोगों के रोजगार के संबंध में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार में भेदभाव नहीं किए जाने की प्रावधान की चर्चा किया गया है। यानी जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में रोजगार के संबंध में भेदभाव नहीं किए जाने की बात किया गया अनुच्छेद संख्या 16 में। अनुच्छेद 16 में किस बात की चर्चा किया गया है? जाति, धर्म, वंश, मूल, जन्मस्थान के आधार पर रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद संख्या 17 में कहता है, और 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता के अंत किए जाने की चर्चा अनुच्छेद 17 में किया गया। यानी कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में भारत में छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है तो उस व्यक्ति के साथ में अनुच्छेद अधिनियम 1955 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। यानी कि अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया, अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया 1955 ईस्वी में, और इसके तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अगला अनुच्छेद हम लोगों का है अनुच्छेद संख्या 18। अनुच्छेद 18 में कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में चर्चा किया गया है उपाधियों का अंत किए जाने की। उपाधियों के अंत की चर्चा अनुच्छेद संख्या 18 में किया गया। दोस्तों, अंग्रेज हम लोगों के देश में पहले कोई व्यक्ति समाज के लिए अच्छे कार्य करते थे तो उसको अंग्रेजों के द्वारा उसे उपाधि दे दिया जाता। जैसे कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया, इसके साथ साथ में भगत सिंह को कायदे आजम की उपाधि दिया गया। तो पहले लोगों को उपाधियां दे दिया जाता था, लेकिन जब संविधान को लागू किया गया तो अनुच्छेद 18 के तहत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति उपाधि समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। इस प्रकार से उपाधि को समाप्त करके समाज में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार का प्रावधान किया गया, और हम लोगों के देश में पुरस्कार की शुरुआत किया गया 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी से शुरुआत किया गया भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत का पहला व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। हम लोग अगला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद संख्या 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद संख्या 19। अनुच्छेद 19 में कहता है कि इसके अंतर्गत कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 को जिस समय भारतीय संविधान में लागू किया गया था उस समय इसके अंतर्गत 7 प्रकार के प्रावधान थे। अनुच्छेद 19 में शुरुआत में 7 प्रकार के प्रावधान थे, 7 प्रकार के प्रावधान थे, किंतु वर्तमान समय में इसके अंतर्गत 6 प्रकार के प्रावधान हैं। जिसमें कि सबसे पहला प्रावधान में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले हम लोगों को स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में हम लोगों को स्वतंत्रता दिया गया है किस बात की? बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार के बात को बोल सकते हैं भारत में, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। दूसरा में हम लोगों को अधिकार दिया गया है बोलने के साथ साथ में सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। दूसरा में अधिकार दिया गया है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा में अधिकार दिया गया है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार के संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। और इसके साथ साथ में चौथा में हम लोगों को घूमने की स्वतंत्रता दिया गया है। चौथा में घूमने की स्वतंत्रता,
घूमने की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ में पांचवा अधिकार दिया गया है किसी भी भारत के स्थान पर बसने या छोड़ने की, किसी भी स्थान भारत में बसने या छोड़ने की स्वतंत्रता। ध्यान रखें दोस्तों, यह स्वतंत्रता हम लोगों के बसने या छोड़ने की स्वतंत्रता अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर था। अपवाद के रूप में हम लोगों के देश में एक राज्य जम्मू कश्मीर था। यहाँ पर आप जमीन नहीं खरीद सकते थे 2019 के पहले, लेकिन यह मामला को भी अब धारा 370 को हटाते हुए यह मामला भी अब क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत छठी स्वतंत्रता जो दिया गया है उसे हम लोगों को दिया गया है रोजगार करने की स्वतंत्रता। अगला स्वतंत्रता हम लोगों को दिया गया है रोजगार करने की स्वतंत्रता। रोजगार करने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद संख्या 19 के अंतर्गत 7 प्रकार के अधिकार थे और 7वां अधिकार हम लोगों का है संपत्ति का अधिकार। 7वां अधिकार हम लोगों का है कौन सा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानून का अधिकार बना दिया गया। वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के प्रावधान हैं। सबसे पहला बोलने की स्वतंत्रता। जब आप बोलेंगे, देश हित में बोलेंगे, तो आपको इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ में इसके अंतर्गत आपको विज्ञापन की भी स्वतंत्रता दिया जाएगा। इन सारे प्रावधान की चर्चा अनुच्छेद संख्या 19 में किया गया है। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता दिया गया है, संघ या समिति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने या छोड़ने की स्वतंत्रता और भारत में रोजगार करने की भी स्वतंत्रता। आप भारत में किसी भी प्रकार के रोजगार कर सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई प्रकार की पाबंदी नहीं है, लेकिन देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए। अगला हम लोगों का अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 21। अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 21 में। भारत के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत मरने का अधिकार नहीं है, ना ही किसी को मारने का अधिकार है, ना ही किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार है। यदि सरकार को पता चल जाएगी कि इस व्यक्ति को इसके द्वारा किसी प्रकार की प्रताड़ित किया जा रहा है, सुसाइड किया जा रहा है, या तो उसके प्रति सरकार एक्शन ले लेती है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति प्राण नहीं गंवा सकता है, यानी कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद संख्या 21 देती है यह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ए में कहता है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष, 6 से लेकर के 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के शिक्षा का प्रावधान, बच्चों के शिक्षा का प्रावधान की चर्चा किया गया है। निःशुल्क शिक्षा प्रावधान की चर्चा किया गया, शिक्षा का निःशुल्क प्रावधान किया गया है, निःशुल्क प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद संख्या 21 का ए में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को भारत सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और इस प्रकार के प्रावधान की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 21 का ए में। अगला अनुच्छेद में हम लोग चलते हैं। अगला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद संख्या 23। अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव दुर्व्यापार, मानव व्यापार, मानव व्यापार, मानव व्यापार या इसी के अंतर्गत आती है वालात श्रम। इसी के अंतर्गत हम लोग शामिल कर देते हैं किसे, वालात श्रम, बंधुआ मजदूर, बेगारी इत्यादि को, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा भी किया गया है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद संख्या 23 के अंतर्गत। किसी भी व्यक्ति को, बेगार का मतलब होता है काम के बदले पैसा नहीं देना। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति, मानव व्यापार कहने का मतलब है स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष की तस्करी, स्त्री पुरुष की तस्करी इत्यादि पर प्रतिबंध लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की तस्करी का कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे पकड़े जाने पर भारत सरकार उसके प्रति एक्शन लेगी। अनुच्छेद संख्या 24 में कहता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना या रासायनिक खदानों में बालक के नियोजन के लिए प्रतिषेध है। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना में काम नहीं दिए जाने की चर्चा किया गया है। इस बात की चर्चा अनुच्छेद संख्या किस में किया गया, अनुच्छेद 24 में इस बात के प्रावधान की चर्चा किया गया है।
अनुच्छेद 25 में हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद संख्या 25 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका आदर सम्मान कर सकता है। ये सभी व्यक्ति इन सभी प्रावधानों की चर्चा किया गया है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 25 में। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का मानने के साथ साथ में उस धर्म का आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इन प्रचार प्रसार भी आप उस धर्म का कर सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा किया गया है, इन सारी बातों की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 25 में। अनुच्छेद 26 में कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 26 में। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, इसके साथ साथ में धार्मिक संपत्ति भी अर्जित कर सकता है, धार्मिक संपत्ति का भी अर्जन किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति को दान के रूप में, यदि कोई व्यक्ति चाहे धार्मिक दान करना, धार्मिक दान यदि करना चाहे, धार्मिक दान के रूप में चल अचल संपत्ति भी कर सकता है, चल अचल संपत्ति दान कर सकता है, चल अचल संपत्ति क्या कर सकता है, दान कर सकता है। और इन सारे प्रावधानों की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 27 के अंतर्गत। अनुच्छेद संख्या किस में किया गया है? 27 में। तो 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अलग प्रकार के संस्थाओं की, धार्मिक संस्थाओं की खोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। जबकि अनुच्छेद 27 में कहता है कि धार्मिक चल अचल संपत्ति को दान कर सकता है और दान किया हुआ संपत्ति पर कोई प्रकार का भारत सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स से वंचित रखा जाएगा। इस प्रावधान की चर्चा हम लोगों के संविधान के अनुच्छेद संख्या 27 में इसकी चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद संख्या कहता है 32। अनुच्छेद 32 में कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत चर्चा किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 32 में। इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कह दिए हैं किसने? बाबा साहब अंबेडकर ने। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जिसमें कि सबसे पहला रिट जो आती है हम लोगों का बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहला रिट जो आती है उस रिट को हम लोग कहते हैं कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके साथ साथ में दूसरा रिट जो इसके अंतर्गत जारी की जाती है उसे हम लोग कहते हैं परमादेश। दूसरा रिट को हम लोग कहते हैं कौन सा? परमादेश। इसके साथ साथ में तीसरा रिट को कहा जाता है प्रतिषेध। तीसरा रिट को हम लोग कहते हैं कौन सा? प्रतिषेध। चौथा रिट को हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और 5वां रिट को हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। 5वां रिट को हम लोग कहते हैं कौन सा? उत्प्रेषण। इस प्रकार से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। सबसे पहला में बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा में है परमादेश, तीसरा में है प्रतिषेध, चौथा में अधिकार परीक्षा और 5वां में है उत्प्रेषण। इस प्रकार से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा किया गया है और भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में इस अनुच्छेद को संज्ञा दिए हैं बाबा साहब अंबेडकर जी ने। इस प्रकार से अनुच्छेद अगला चलते हैं 37। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 37 में कहता है कि राज्य सरकार यदि किसी अपने किए गए संबोधन में यदि उसमें कमी करते हैं तो न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। कहता है कि न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। यानी कि राज्य सरकार यदि कुछ प्रावधानों पर नियम कानून नहीं बनाती है तो आप उसके प्रति न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस बात की चर्चा अनुच्छेद संख्या 37 में किया गया है। अनुच्छेद 39 का ए में कहा गया है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान की चर्चा किया गया है अनुच्छेद संख्या 39 का ए में। जबकि अनुच्छेद 40 में कहता है कि राज्य सरकार अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पंचायती राज का गठन करेंगे,
पंचायती राज का गठन करेंगे। पंचायती राज का गठन की चर्चा अनुच्छेद संख्या 40 में किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहता है कि राज्य यदि किसी प्रावधान में कमी करता है तो उसके प्रति आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 39 का ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के प्रावधान की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 40 में कहता है कि राज्य अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए स्थानीय स्वशासन